साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज़ होंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या इस परीक्षा जो कि एसएससी की जीडी 2025 की परीक्षा है, इस परीक्षा में जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार देखते रहिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप उनको देखे होंगे। प्रतिक्रिया जो है, रिस्पांस जो है आपका उत्साहवर्धक रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज आपको जो है बेनिफिशियल साबित होंगी और पसंद भी आएंगी। वीडियो पूरा देखिए। कंटेंट की बात करेंगे तो समूचा जीके जीएस कवर होगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे प्रमुख दिवस, चर्चित व्यक्तित्व, फोक डांसेस, योजनाएं, जनगणना, संस्थान, जितने भी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस होंगे, पुस्तकें एवं लेखक, भारत विश्व में प्रथम, तो इस तरह से जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे इसमें। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, देवकी नंदन श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ देवकी नंदन श्री कृष्ण फाउंड? क्या ऋग्वेद में, गीता में, छांदोग्य उपनिषद में या भागवत पुराण में? तो देवकी नंदन के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी नंदन के रूप में छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। जैसे अंजनी के पुत्र आंजनेय, जैसे क्या वसुदेव के पुत्र वासुदेव, इस तरह से। ठीक है। मरुत के मारुति, आ की मात्रा लग जाएगी तो पुत्र हो जाएंगे, इस तरह से। वंश वृष्णि, यानी ये वृष्णि वंशी थे, वृष्णि वंशी श्री कृष्ण थे। घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। विष्णु के अवतार गुप्त काल से में लिखित जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें ये माने जाते हैं। हालांकि जो वैदिक जो सनातन परंपरा है और जो पुराणों की परंपरा है उसके अनुसार तो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग वाली जो परंपरा है उसके अनुसार तो लाखों वर्षों पूर्व के हैं ये श्री कृष्ण। लेकिन जो अभी हमको साक्ष्य प्राप्त हैं, जो उनमें जो लिखित साक्ष्य हैं उनमें जो मिला है उसके अनुसार गुप्त काल में विष्णु के अवतार के रूप में माने जाने का प्रमाण मिलता है। भागवत या वैष्णव धर्म ये गुप्त वंश का राज धर्म था और इसीलिए वैष्णव धर्म जो है, ये जो गुप्त वंश है, इसे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को, क्योंकि इनका ये राजधर्म था। वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के संत जो है निम्बार्क थे, सनक संप्रदाय के, याद रखिए प्रश्न ये सब आए हुए हैं। गीता जो है ये महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। गीता, गांधी जी ने गीता को विश्व माता कहा था, ये याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा यह कहा गया गीता के लिए विश्व माता। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया और गीता की प्रस्तावना के लेखक याद रखिएगा गवर्नर जनरल तत्कालीन थे वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने गीता की प्रस्तावना लिखी थी। तो अब उस समय भी और विदेशियों के मन में भी गीता के प्रति क्या सम्मान का भाव था, इससे यह बातें सिद्ध होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने जो है एक प्रश्न के उत्तर में इतने ढेर सारे प्रश्नों के जो है उत्तर आपको मिल रहे हैं और यही हमारी इस वीडियो क्लासेस की खूबसूरती है, जो इनकी व्याख्याएं हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही क्लासेस लगातार आपको जीडी की परीक्षा तक मिलेंगी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स
के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एग्जाम वॉरियर? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स आप मोदी जी को ऐसे ही लगाएंगे कि एग्जाम गुरु के रूप में ये हर बोर्ड एग्जाम के पहले जो है ये आते हैं और शिक्षा देते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो इसलिए एग्जाम वॉरियर्स इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने लिखा। प्रधानमंत्री द्वारा 3 फरवरी 2018 को ये उद्घाटित हुई। युवराज सिंह ने जो लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये लिखा है युवराज सिंह, क्योंकि आप जानते हैं कि युवराज सिंह को कैंसर हो गया था और उससे जूझते हुए उन्होंने उसको मात दी और अब स्वस्थ हैं। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इसीलिए इसी पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था और नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये इनका जुड़ाव रहा है। रस्किन बॉन्ड फ्लाइट ऑफ पिजियन, हाउ टू बी राइटर, कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड की। और सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की पत्नी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद, द मदर आई नेवर न्यू, इनका ये भी लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं सुधा मूर्ति जी। नेक्स्ट, टेनिस में गोल्डन सेट क्या है? व्हाट इज गोल्डन सेट इन टेनिस? तो टेनिस की बात करेंगे तो गोल्डन सेट होता है 6-0, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें 6-0 से यदि मात दिया जाए किसी सेट में तो वो गोल्डन सेट कहा जाएगा। कॉमन सेट 6-3 को कहा जाएगा, पूर्ण सेट 6-4 को और गोल्डन सेट 6-0 को, जिसको 6 लव भी कहते हैं। मैदान का परिमाप यदि बात करें टेनिस का तो 78 लंबाई और 27 चौड़ाई है एकल के लिए, 78 और 36 ये युगल के लिए। तो लंबाई बराबर रहेगी, चौड़ाई में परिवर्तन होगा, 27 की जगह 36 हो जाएगा। नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है। प्रयुक्त शब्दावलियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये आती हैं तो स्मैश, ड्यूस, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, लेट फॉल्ट, नेट प्ले और एडवांटेज, ये शब्दावलियाँ यूज होती हैं टेनिस खेल के दौरान। परिसर की बात करें तो कोर्ट जो है ये परिसर है बैडमिंटन का, खो खो का, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और स्क्वैश, इतने जो है स्पोर्ट्स हैं, इनके परिसर को कोर्ट कहा जाता है, ग्राउंड को। खिलाड़ियों की संख्या यानी कोर्ट में ये सारे खेल खेले जाते हैं। खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है टेनिस में, यानी सिंगल्स में 1 और डबल्स में 2। एक पक्ष के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो होती हैं वर्ल्ड में, वो चारों के क्रम कभी पूछ लेता है। पहले तो चारों जान लीजिए कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, और ये इन्हीं क्रम में होती हैं। सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन मार्च के करीब फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन जुलाई के करीब, फिर यूएस ओपन लास्ट में होती है सबसे अंत में। सबसे पुरानी प्रतियोगिता जो है विंबलडन है, इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड को आप जानते हैं क्रिकेट का भी जन्मदाता है, तो याद रखिए सबसे पुरानी प्रतियोगिता विंबलडन टेनिस की भी इंग्लैंड से ही है और यह 1877 से है। तो इतने ढेर सारे पॉइंट्स आपको एक प्रश्न में मिल रहे हैं, क्या लेंगे भाई। चौथा प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हु वर द 8 जायंट्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय? तो कृष्णदेव राय के दरबार में क्या ये 8 तेलुगु कवि थे, या 8 मंत्री थे, 8 सलाहकार थे, एडवाइजर्स थे, या 8 कमांडर्स थे, सेनापति थे? तो देखिए ये जो कृष्णदेव राय जो है खुद एक महान कवि और लेखक थे और कवियों का बड़ा सम्मान था, तो ये 8 कवियों की एक समूह था। 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के। सो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। 8 तेलुगु कवि थे अष्ट दिग्गज। प्रमुख कवियों में से तेनाली राम थे, जिनके बारे में अक्सर आप उनके चुटकुले और ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं। अल्लसानी पेड्डाना और भट्ट मूर्ति थे। अल्लसानी पेड्डाना बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हरिकथा सागर, मनुचरितम के रचनाकार थे और आंध्र कविता के पितामह कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है, तो याद रखिए अल्लसानी पेड्डाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण जो उपनाम है आंध्र भोज, ये कृष्णदेव राय का ही नाम है, याद रखिएगा। और ये सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियों का काल था, इनका शासनकाल गोल्डन जो है काल था, जो है कल्चरल और लिटरेचर की दृष्टि से
इस वजह से इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। विजयनगर का सबसे महान शासक ये थे कौन? कृष्णदेवराय सबसे महानतम शासकों में से एक थे। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। तेलुगु एवं संस्कृत के विद्वान थे। तेलुगु ग्रंथ ये याद रखिएगा अमुक्तमाल्यद, इसके रचनाकार यही थे, कृष्णदेवराय ही। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, यह उक्ति इन्होंने कही थी कृष्णदेवराय ने। तो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण शासक ये थे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल पूरे भारत में कब शुरू हुआ? तो देखिए, पूरे भारत की बात कर रहा है तो आप 2004 लगाएंगे। पूरे भारत में एक साथ जो 4 में चुनाव हुए थे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ईवीएम का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल था। ये उपचुनाव में 1982 में हुआ था। आम चुनाव में पहली बार गोवा में हुआ। गोवा के पूरे राज्य में हुआ 1999 में। तो गोवा पहला राज्य था जहाँ की आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार हुआ पूरे राज्य में। और ईवीएम का जो पहला कोई भी किसी भी चुनाव में, आम चुनाव में तो गोवा में, लेकिन एक उपचुनाव में सबसे पहले हुआ था 1982 में केरल में। भारत में पहली इलेक्ट्रिक, अब देखिए इसमें कुछ फर्स्ट के बारे में बातेंगे, पहला भारत में पहले के बारे में। तो पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रारंभ जो हुआ 1925 में महाराष्ट्र में। इसमें आपको ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी बात होगी भारत में प्रथम की, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित। तो पहले इलेक्ट्रिक जो है ट्रेन का प्रारंभ 1925 में महाराष्ट्र में हुआ। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण जो है रिजर्वेशन 1986 में नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है केरल में ही हुई। तो आप देखेंगे कि ईवीएम का भी पहला इस्तेमाल केरल में, डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी केरल में हुआ। तो केरल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत की साक्षरता भी केरल में ही है। किसी देश का पूर्ण नागरिक बनने वाला दुनिया का पहला रोबोट, ये सोफिया रोबोट का नाम है, ये सऊदी अरब में ये बना था। रोबोट किसी भी देश का पूर्ण नागरिक बना था पहला रोबोट। 100% पेपरलेस सरकार भी यूएई में, दुबई में बनी थी। तो ये महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चंस है। हंटर कमीशन 6वां प्रश्न है, हंटर कमीशन का किसके विकास पर विशेष जोर था? हंटर कमीशन है स्पेशल एम्फेसाइज ऑन हुज डेवलपमेंट। तो देखिए, हंटर कमीशन ने वैसे तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सब पर जोर दिया, बालिका शिक्षा, बट उसका मुख्य जोर कौन था, किस पर था? प्राथमिक शिक्षा था, प्राइमरी एजुकेशन पर था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राइमरी एजुकेशन। विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत करने वाले सबसे पहले थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में धार्मिक शिक्षा की भी बात हो। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है D.K. कर्वे ने किया था 1916 में, महिला विश्वविद्यालय का प्रथम। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है इसको सैडलर आयोग का भी कहा जाता है, ये 1917 में बना था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक थे इसके कर्ता धर्ता, और संरक्षक जो है वो राणा डे थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कलकत्ता में बना, और ये वारेन हेस्टिंग्स के समय ये बना था, उसी ने ही बनवाया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है इसमें शिक्षा से संबंधित, विश्वविद्यालयों से संबंधित, नीतियों से संबंधित, शिक्षा की नीतियों से संबंधित ये प्रश्न थे। 7वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है राष्ट्रपति, संसद, विधि आयोग या उच्चतम न्यायालय में, देखिए संसद कर सकता है, और केवल संसद को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करे, पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो 2019 में 31 जज थे, 30 और प्लस 1 जो है कौन, चीफ जस्टिस। तो कुल मिला के 31, लेकिन उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया, 33 और प्लस 1 चीफ जस्टिस। तो अब संख्या 31 से 34 हो गई है। सांसद अयोग्य घोषित हो सकता है कब? ये शर्त है कि 60 दिनों तक यदि अनुपस्थित है, किसी भी कार्रवाई में भाग
नहीं ले रहा है। तो संसद से संबंधित प्रश्न आ गए। संसदात्मक सरकार प्रारंभ करने वाला पहला देश जो है ब्रिटेन था, और भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये संसद से संबंधित प्रश्न है जो कि परीक्षा में प्रायः देखे जाते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी इनमें से किससे संबंधित है? विच ऑफ दीज इज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड? किस घराने से संबंधित है? तो ये लखनऊ घराना है कि बनारस घराना है कि रामपुर घराना है कि किराना घराना है? तो घराने की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि पंडित भीमसेन जोशी जो किराना घराने से संबंधित है, ये याद रखिएगा। गिरिजा देवी की बात करेंगे तो ठुमरी क्वीन कही जाती हैं, और शिष्यों द्वारा अप्पा जी इनको संबोधित नाम से किया जाता था, अप्पा जी कहा जाता था, और ये बनारस घराने से संबंधित थी। लखनऊ घराना के संस्थापक जो है उस्ताद बाचू खान को माना जाता है। लखनऊ घराना से संबंधित जो मुख्य जो है कलाकार हैं वो बिंदा दीन हैं, बिरजू महाराज हैं, ये शंभू महाराज, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खान। बिरजू महाराज, बिंदा दीन कौन है? ये कथक के प्रमुख नृत्यक हैं। बनारस घराना से संबंधित बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर दोनों ही महान विभूति भारत रत्न, गिरिजा देवी, कड़े महाराज। ब्रज क्षेत्र के गीतों की बात कर लेते हैं तो झूला, होरी, फाग और रसिया ये जो है ब्रज क्षेत्र के गीत हैं, और अवध क्षेत्र के गीत जो है सोहर, नाटक, कव्वाली, संस्कार और गीत। तो इसमें घरानों और गीतों की बात इस प्रश्न में, कई प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? तो कौन मैच्ड नहीं है? तो आप इसको बताएंगे। श्रीनगर तो झेलम पे है, जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा सही है, संबलपुर दामोदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि संबलपुर जो है यही सुमेलित नहीं है, दामोदर नहीं। उड़ीसा में तो दामोदर और उड़ीसा में ही है महानदी, सो ये महानदी पर है। तो संबलपुर जो है महानदी पर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ नदियों के किनारे बसे शहर देख लीजिए जो कि अक्सर परीक्षा में आते हैं। कटक जो है ये कई बार आया है, महानदी पर ही है, ये भी है। अहमदाबाद साबरमती, गोरखपुर राप्ती नदी, फैजाबाद सरयू, कानपुर गंगा, आगरा यमुना, कोटा चंबल नदी पर, जहाँ की बहुत बढ़िया महानदी के किनारे चंबल बैराज या चंबल से संबंधित कोई चीज़ बनी है। और जहाँ बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं। और अजमेर लूनी नदी, ये भारत की एकमात्र नदी है। अजमेर लूनी नदी के किनारे है। यह एकमात्र नदी है जो अंतर्वाही नदी है, नीचे से प्रवाहित होती है, और अत्यधिक लवणता इसमें होती है, बहुत सारा नमक खारापन होता है, जो इसीलिए न पीने के लिए न सिंचाई के लिए उपयुक्त है। 10वां प्रश्न है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड सी ऑफ माउंटेन्स? ब्रिटिश कोलंबिया। देखिए ये पर्वतों का सागर जो है ये ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। कुछ और उपनाम देखेंगे। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो है चिली का चुक्विकमाटा कहा जाता है। विश्व की तांबा की राजधानी इसको कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट को चिली का चुक्विकमाटा है जहाँ, उसको विश्व की तांबा राजधानी कहेंगे, यानी कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार है, इसको विश्व की छत कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, वाइट पर्वत ये यूएसए में है, और ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लैक पर्वत जर्मनी में है। ये याद रखिएगा कि ग्रीन, रेड और वाइट ये तीनों यूएसए में, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये है जर्मनी में। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन इस क्लास में काफ़ी सही हो रहे हैं। 3 मार्च को, मार्च की बात कर लेंगे, जो मार्च में से संबंधित आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, CISF ये पुलिस फोर्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जो
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडस्ट्रीज़ की और हवाई अड्डों की सुरक्षा करती है। तो इसकी स्थापना दिवस है 10 मार्च को। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और जीडी में आप यहाँ से हो सकते हैं CISF में। 20 मार्च को है विश्व गौरैया दिवस। ये हाल फिलहाल की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, ये दोनों खूब पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड। तो ये किस यंत्र से मापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से मापी जाएगी। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, याद रखिए, खूब प्रश्न ये आता है। हाइग्रो रहे तो सापेक्षिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और हाइड्रोमीटर रहे तो द्रवों का घनत्व, याद रखिएगा। ड्र रहे ड्री, ड्र रहे हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व, ड्र और द्रव, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वहाँ आर्द्रता है तो वहाँ ग्रो हो जाएगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अमीटर जो है या एमीटर विद्युत धारा मापती है, पायरोमीटर उच्च ताप, एनेमोमीटर वायु की चाल, सोनार महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानते हैं, सोनार से जानी जाती है। इसमें क्या है, जैसे ये महासागर है, यहाँ पानी नीचे है, यहाँ कोई वस्तु डूब गई है तो यहाँ से कोई ध्वनि तरंगें छोड़ी जाएंगी और इससे टकराएगी। तो टकराने के बाद जो वाइब्रेशंस होंगी वो उनकी रीडिंग के आधार पर पता लगा लिया जाएगा कि ये कितनी नीचे है और कहाँ पर ये वस्तु है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है? तो कार की बैटरियों में किया जाता है। तो कार की बैटरियों में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, ये कार की बैटरियों में किया जाता है इसका उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसे रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, और ये प्रबल अकार्बनिक एसिड है। उपयोग इसका क्या है? पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक निर्माण में, रंग और औषधियों के निर्माण में और संचायक बैटरियों के निर्माण में इस H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज जेनेटिक? तो जेनेटिक कैंसर होता है? नहीं। फाइलेरिया? नहीं। वर्णांधता होता है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है। तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे में अंतर करना मुश्किल होता है। यदि वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, एक तो ये जेनेटिक होता है, यदि पिता में या माता में है तो पुत्र को भी हो सकता है, और दूसरे ये कि हरे से लाल, लाल से को हरा दिखता है इसमें। इसमें महिलाएं वाहक का कार्य करती हैं, यानी महिला पक्ष से आता है इसमें प्रायः। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फाइलेरिया या फीलपांव या हाथी पांव जिसको कहते हैं, हाथी की तरह पैर सूज जाते हैं, यह रक्त चूसने वाले परजीवी कीड़ों से होता है। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? यानी किसको लक्ष्य मान के यह योजना की गई है? किस वर्ग को? क्या सीमांत किसान को, या भूमिहीन श्रमिक को, डेयरी किसान को, या फुटपाथ वाले विक्रेता को? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये स्ट्रीट वेंडर जो होता है, ये जो स्ट्रीट पर ये बेचते हैं उनके लिए है ये स्वनिधि योजना, फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? लॉकडाउन में ढील देने के बाद पथ विक्रेताओं और फेरी वालों को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण सुविधा प्रदान करना। यानी सब जब काम ख़त्म हो गया था और लगभग बर्बाद हो गए थे लोग, तो उनको कुछ पैसे दे देना। इसमें 10,000 रुपये तक ऋण की सुविधा दी जाती है, जिसमें वो ठेला वाला खरीद सकें अपना और पटरी पर सामान लगा सकें, फिर से अपनी आजीविका प्रारंभ कर सकें। तो याद रखिए, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इनके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड KCC का प्रारंभ कब हुआ था? धन्यवाद। किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम स्टार्टेड। तो KCC का प्रारंभ 98-99 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कई बार।
प्रारंभ अगस्त 1998 में होता है। इसका व्यवस्था नाबार्ड द्वारा की गई थी। क्रियान्वयन व ऋण सुविधा जो है इसमें ये सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा यानी शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा भी की जाती है। तो सारे बैंक ये सुविधा देते हैं, लेकिन व्यवस्था इसकी नाबार्ड द्वारा की जाती है। सर्वाधिक ऋण की बात करेंगे केसीसी का, तो वाणिज्यिक बैंकों यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा की जाती है, जैसे एसबीआई, पीएनबी इत्यादि। आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण बैंक में बीपीएल भूमिहीन श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2007 से हुआ था। आम आदमी बीमा योजना की बात हो रही है और उद्देश्य इसका क्या है? मृत्यु तथा विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सुरक्षा देना। 17वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिटीज विद 10 लाख पॉपुलेशन इन इंडिया? तो 10 लाख शहरों की जनसंख्या कितनी है 11 की जनगणना के अनुसार? तो यह जो है 53 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 शहर हैं जो कि 10 लाख जनसंख्या जिनकी है। भारत में 2001 में यह 35 थी, 35, अब 53, उल्टा हो गया है, तो ऐसे याद रख लीजिए। 53 अब है, लेकिन इसके 10 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसमें 53 थी, 35 थी, अब 53 है और पहले 35 थी, 35 थी। तो सर्वाधिक संख्या की बात करें, जो 10 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश और केरल दोनों में 7 शहर हैं जिनमें 10 लाख की जनसंख्या है। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है? देखिए, ये अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा है और सत्ता पक्ष ने, केंद्र सरकार ने जो है एक प्रस्ताव लाके 15 जून को, 20 जून को, 25 जून को और 30 जून को, 25 जून को था ये, तो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय ले लिया है। और इसी दिन ऐसा इसलिए किया गया कि इसी दिन 1975 में, यानी 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और यह आपातकाल में सारे लोगों को, ढेर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और अपने मन का काम हुआ था। इसमें कहा जाता है कि सत्ता का इससे बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ था। उद्देश्य क्या था? आपातकाल के विरुद्ध लड़ने वालों को सम्मानित करना, इसका यानी जो इसका उद्देश्य है, आपातकाल का नहीं। अभी जो केंद्र सरकार ने 25 तारीख को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया, इसका उद्देश्य है कि जो आपातकाल के विरुद्ध लड़ रहे थे लोग, उनको जो जेल में डाल दिया गया था, उनको सम्मानित करना है। केंद्र सरकार द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया है और ये 17 सितंबर को है। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ही हैदराबाद का जो है भारत में विलय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पोलो ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की गई थी और निजाम मान नहीं रहा था और अंत में जो है सरदार पटेल की सूझबूझ से निजाम के खिलाफ कार्रवाई हुई और अंत में उसको भागना पड़ा और हैदराबाद जो है हमारे भारत का अंग बना। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? देखिए, इंडियन इकोनॉमी का बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत आता है। डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज मेन फीचर ऑफ विच सेक्टर? देखिए, डिस्क्रिप्ट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, चीज़ को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, परीक्षा में आ जाएगा तो आप याद रखिएगा, वही एक ही चीज़ है और ये कृषि क्षेत्र में होती है। इसमें छिपी बेरोजगारी इसलिए कहा जाता है कि लगता है कि रोजगार में है, काम में है, लेकिन वो काम में होते नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए बाहर, तब भी काम में कोई फर्क, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए है डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाल लेने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 30 लोग किसानी में लगे हैं, उसमें से 10 लोगों को निकाल लें तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। इसका मतलब वो बेरोजगार ही हैं छुपे हुए। अल्प विकसित देशों में यह होती है। चक्रीय बेरोजगारी
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये विकसित देशों में पाई जाती है, क्योंकि कई बार जो मंदी आ जाती है, मंदी के कारण मांग में कमी हो जाती है, और जब मांग में कमी होती है तो प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, और प्रोडक्शन में कमी होगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। घर्षण जनित बेरोजगारी जो है एक रोजगार छोड़कर दूसरा रोजगार पाने के मध्य जो बेरोजगारी होती है। जैसे किसी ने कोई नौकरी कोई कर रहा है, छोड़ दिया, उसको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, उस 1-2 महीने या 3 महीने साल भर बेरोजगार रहा, उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? कौशल की कमी या योग्यता अनुसार काम न मिलना, इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। यानी कि ये एक स्ट्रक्चरल है कि मूलतः बेरोजगारी है कि या तो कौशल किसी के पास नहीं है, स्किल नहीं है, काम नहीं आता, तब बेरोजगार है, मूल रूप से है, और या तो योग्यता तो है लेकिन काम उस अनुसार नहीं मिला है। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो ऐसे ही साधारण एक कार बनाने वाली या मोटरसाइकिल बनाने वाली किसी दुकान पे काम करता है, तो इंजीनियर के अनुरूप काम नहीं मिला उसको, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाएगी। 20वां प्रश्न है 20th क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है एबेल। इन विच फील्ड इज द एबेल प्राइज गिवन? साहित्य, विज्ञान, नृत्य और गणित। देखिए एबेल पुरस्कार याद रखिए, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है? गणित का नोबेल। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में की गई थी। हर वर्ष गणित में उत्कृष्ट काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को यह दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन है। क्या है? 60 लाख नॉर्वे का क्रोन है। एबेल 2024 की बात करें तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, फ्रांस के हैं। भारत में गणित का सर्वोच्च पुरस्कार जो है रामानुजन पुरस्कार है। रामानुजन जो महान प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनके नाम पर। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, इसके बाद 3 और बचेंगे। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वेयर इज ओखला बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो जो बर्ड सेंचुरीज हैं उसमें ओखला बहुत फेमस है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, प्रतापगढ़ और आगरा, इनमें से कहाँ ओखला पक्षी विहार स्थित है? तो यह जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओखला नोएडा के पास। शेखा पक्षी विहार, कुछ पक्षी विहारों की बात करेंगे यहाँ। ये अलीगढ़ में है, 2016 में बना था, सबसे छोटा माना जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार है, आगरा व इटावा में पड़ता है, और ये 1991 में जो है स्थापित है। नवाबगंज, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जिसका नाम है, ये जो है उन्नाव में पड़ता है, और यह उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रथम पक्षी विहार यहाँ का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ 2003 में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। सुरहाताल, इसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार इसका नाम है, ये बलिया में है। और सबसे बड़ा की बात करें तो लाल बहोसी कन्नौज में है, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार कहा जाता है। तो इस तरह से पक्षी विहारों को आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, किस नगर को महोदय श्री कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। विच सिटी इज नोन एज महोदय श्री? तो महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का ये एक महत्वपूर्ण शहर है। कन्नौज बहुत ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। ऐतिहासिक आप जानते हैं कौन था? कन्नौज, पूरा राजवंश कन्नौज के थे, जिसमें हर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। और आजकल कन्नौज क्षेत्र में ही जो है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ के पास के हैं। तो क्या ये जो है गोरखपुर, कन्नौज, जौनपुर और कुशीनगर में आपने देख लिया कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है। कन्नौज को कहा जाता है महोदय श्री। अन्य नाम पूर्व का ग्रास, इत्रनगरी और कानेकोब्ज। पहले इसका नाम कानेकोब्ज था। इत्रनगरी कहा जाती है क्योंकि यहाँ इत्र भारी मात्रा में बनता है। पूर्व का ग्रास भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिए, प्रश्न बहुत बार आया है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, या भारत का सिराज या हिंदुस्तान का सिराज जौनपुर। कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ स्थित है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का
परिनिर्वाण हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से इन उपनामों को याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। 23वां प्रश्न, इसके बाद 2 और बचेंगे। चपचार कूट किस प्रदेश का त्यौहार है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है। तो चपचार कूट इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो देखिए, कूट लिखा रहे, जिस में कूट लिखा रहे त्यौहार में, तो आप मान लीजिए मिजोरम का है, उसको तुरंत कूटिए। तो मिजोरम चपचार कूट, चपचार कूट त्यौहार है। चिरऊ डांस भी इसको कहते हैं, मिजोरम का है। ये मिजोरम का वसंतोत्सव है। और देखिए, हमने कहा कूट, तो पावल कूट, मीम कूट, ये सब भी मिजोरम के ही त्यौहार हैं, तो इनको याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध रुद्रवीणा से है? विच ऑफ दीज एसोसिएटेड विद रुद्रवीणा? तो शिव कुमार शर्मा संतूर से नहीं और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से नहीं है। ये असद अली खां, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये रुद्रवीणा से संबंधित है, असद अली खां। अन्य रुद्रवीणा जो महत्वपूर्ण वादक हैं, उस्ताद सादिक अली खां का नाम आता है। प्रमोद गायकवाड़ की बात करेंगे तो सुंदरी से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा के पद्म विभूषण है, सबसे बड़े नाम है संतूर वादन में। बांसुरी के सबसे बड़े नाम है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, फिर उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, वी कुंजमणि। ये सब प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। किसी का भी नाम पूछ देगा और पूछेगा कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट 25वां और अंतिम प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट? तो श्वेतांबर, श्वेत माने सफ़ेद, अंबर माने कपड़ा, जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले संत हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और ये जैन धर्म से संबंधित है, आपने इनको देखा भी होगा, ऊपर सफ़ेद पट्टी लगाए हुए हैं। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये दोनों ने श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो 2 संप्रदाय बनाए, तो इनमें से कौन से किससे संबंधित है श्वेतांबर? क्या स्थूलभद्र से या भद्रबाहु से? इसका उत्तर देना है। तो जब श्वेतांबर की बात करेंगे तो स्थूलभद्र याद रखिए, राइट आंसर होगा, और दिगंबर भद्रबाहु। तो श्वेतांबर के संस्थापक थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु का अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण गमन, यानी भद्रबाहु कहाँ चले गए? दक्षिण में, मगध से, और स्थूलभद्र मगध में ही रह गए। अकाल के बाद जब वापसी हुई तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद कपड़ा धारण करने, स्थूलभद्र जो है वहीं रह गए थे, उन्होंने सफ़ेद कपड़ा धारण करने का आदेश दिया, जबकि भद्रबाहु जो दक्षिण गए थे वो निर्वस्त्र रहने का आदेश उनका था। और स्थूलभद्र ने, जो कि मगध में ही रह गए थे, स्थूलभद्र वे सफ़ेद कपड़ा और भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने का आदेश दिया। यहीं से जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ये इनमें महत्वपूर्ण बात है, और दिगंबर नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल 25 प्रश्न एक बार फिर से इस श्रृंखला में देख रहे हैं इस क्लास में। तो ये 25 प्रश्नों को मैं मानूंगा कि आप देखेंगे भी होगी, 150 से 160 170 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिले हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं इनको लगातार देखते जाइए। अब आप मान लीजिए कि स्थान आपका ऊंचा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये वीडियोज़ आपके बड़े काम की होंगी, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। समाधान द सॉल्यूशन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए और बिल्कुल लगे रहिए। और जो लगातार लगा है याद रखिए, क्योंकि जो परीक्षाएँ हैं ये आपके मेहनत के साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। तो जो लगातार लगे हैं, धैर्य से लगे हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी एक सीट पक्की मानी रहेगी, निश्चित है, इसको मानिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।